हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रवि। आज मैं इस वीडियो में पार्किंसन डिजीज़ के बारे में बात करूंगा। पार्किंसन डिजीज़ जो है वो ब्रेन की डिजीज़ है, यानी कि ये सीएनएस डिसऑर्डर है। सीएनएस डिसऑर्डर में पार्किंसन डिजीज़ में नर्व सेल है वो डैमेज हो जाती है। नर्व सेल डैमेज होने के बाद जो हमारा डोपामीन है, डोपामीन बनना कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्रेन की एक्टिविटी है, जो भी ब्रेन की एक्टिविटी है वो एबनॉर्मल हो जाती है। यानी कि पार्किंसन डिजीज जो है वो सीएनएस डिसऑर्डर है जिसमें नर्व सेल डैमेज हो जाती है। नर्व सेल डैमेज होने के बाद जो हमारी ब्रेन की एबनॉर्मल एक्टिविटी हो जाती है वो किस वजह से, क्योंकि डोपामिन है वो डोपामिन का लेवल है वो कम हो जाता है पार्किंसन डिजीज में। पार्किंसन डिजीज जो इसके सिम्टम्स है, पार्किंसन डिजीज में हमें क्या होएगा कि अगर हम रेस्ट पे है तो हमारी बॉडी में ट्रेमर आएंगे, हमारी बॉडी मूवमेंट करना शुरू करेगी, हल्का हल्का सा मूवमेंट शुरू होएगी हमारी बॉडी रेस्ट पे। अगर हम रेस्ट पे रखेंगे अपने आर्म्स को, अपनी टांगों को, तो हमारी बॉडी में ट्रेमर्स आएंगे, ऐसे हमारी हाथ हिलेंगे, हमारी बाजू हिलेगी, हमारी चेस्ट हिलेगी। उसके बाद ब्रैडिकाइनेजिया हो जाएगी, यानी कि मूवमेंट है जो हमारी चलने की वो स्लो हो जाएगी। जैसे कि जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगी, पेशेंट ऐसे चलेगा, थोड़ा बैंड भी हो जाएगा, झुक के भी चलेगा और फटाफट चलेगा। पेशेंट ऐसे थोड़ा झुक के चलेगा, पेशेंट को रोकना भी स्टॉप करना भी मुश्किल हो जाएगा। ये इसका ब्रैडिकाइनेजिया यानी कि मूवमेंट है जो वो स्लो हो जाएगी। उसके बाद जो थर्ड फंक्शन है वो है जो हमारा पोस्चर है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, यानी कि हम फॉरवर्ड बैंड हो जाएंगे। जो हमारी चेस्ट है वो पिजन चेस्ट बन जाएगी, पिजन चेस्ट टाइप में चेस्ट हो जाएगी, चेस्ट पे डिफॉर्मिटी हो जाएगी, जो स्पीच में डिफिकल्टी आ जाएगी। फोर्थ इसका वो है जो थिंकिंग है वो डिफिकल्ट आ जाएगी। अब मैं इसके सिम्टम्स मैंने बता दिया, मेन सिम्टम इसके यही है कि ब्रैडिकाइनेजिया। एक इसका सिम्टम्स है जो है वो है रिजिडिटी, यानी कि जो मसल्स हैं वो हमारी ना तो वो स्पाजम में जाएगी ना वो फ्लैसिड होगी। मसल्स का हमें रिजिडिटी बन जाएगी, जो भी मसल है वो रिजिड हो जाएगी, यानी कि मूवमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऊपर भी मोड़ना भी नीचे भी मोड़ना, कोई भी बॉडी की एक्टिविटी कोई भी मोड़े हम। उसके बाद जैसे मैंने सिम्टम्स में बताया, ब्रैडिकाइनेजिया, थिंकिंग लो हो जाएगी, स्पीच डिसऑर्डर हो जाएगा, अच्छा पोस्चर खराब हो जाएगा, ब्रैडिकाइनेजिया हो जाएगा मूवमेंट चलने में, और जो ट्रेमर आएंगे रेस्ट की स्टेज पे। अब मैं इसके रिस्क फैक्टर बताता हूँ कि ये रिस्क फैक्टर क्या है पार्किंसन डिजीज के। सबसे पहले रिस्क फैक्टर यही है कि एज, जितनी ओल्ड एज होएगी उसी हिसाब से पार्किंसन डिजीज उन्हीं में ज़्यादा होएगी। ओल्ड एज में ये ज़्यादा देखने को मिलेगी, 60 से अबव पेशेंट को ही पार्किंसन डिजीज मोस्टली ज़्यादा देखने को मिलती है। सेकेंडली ये मेल में ज़्यादा होती है, फीमेल में कम होती है, यानी कि मेल और फीमेल के रेशो के हिसाब से करें तो ये पार्किंसन डिजीज मेल में ज़्यादा हो रही है, फीमेल में बहुत कम हो रही है। और थर्ड फैक्टर इसका ये है कि अगर हम टॉक्सिन के, अगर हमारा इन्वायरमेंट सही है, हम टॉक्सिन मटेरियल के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, तो उसकी वजह से जो ब्रेन के जो एक्टिविटी है वो डिप्रेस हो जाएगी, डोपामिन लेवल कम हो जाएगा, उसकी वजह से भी पार्किंसन डिजीज हो जाती है। मैं इसके कोजेज बताता हूँ। इसके कोजेज यही है, एक तो अननोन कोज है या कोई ब्रेन का इंजरी वगैरह जिसकी वजह से डोपामिन कम बना है, और तीसरा ये है कि अगर हमारा इन्वायरमेंटल ठीक नहीं है, हम टॉक्सिन मटेरियल के इंटरेक्ट में आ रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा ब्रेन एबनॉर्मल एक्टिविटी शुरू कर देगा डोपामिन लेवल कम होने की वजह से। जो मेन इसका इशू है वो जीन में म्यूटेशन आने की वजह से हो जाता है। अगर हमारी जीन में म्यूटेशन आ जाता है तो भी पार्किंसन डिजीज, अगर हमारे ब्रेन के नर्व सेल जो म्यूटेट कर लेते हैं तो फिर हमारे पार्किंसन डिजीज होने की संभावना है। एक है एक बॉडी दिखाई देती है, अगर हम एमआरआई करवाते हैं न्यू बॉडी दिखेगी हमें एमआरआई में, वो भी इसके साइन है। अब मैं इसके डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, एक तो हमें सिम्टम्स है, सिम्टम्स के हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि अगर हमें ये सिम्टम्स है ब्रैडिकाइनेजिया, ट्रेमर, रेस्ट पे, स्लो मूवमेंट, स्पीच में डिफिकल्टी, थिंकिंग में डिफिकल्टी, बोलने में दिक्कत, चलते हुए रुक जाते हैं, ऐसे ही स्लो चलना शुरू कर देते हैं, तो पार्किंसन डिजीज है। इसी से हम कंफर्म कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट है जो इसका पार्किंसन डिजीज का कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं है, बट इसका हेल्पफुल ट्रीटमेंट ऐसा है कि अगर हम ऐसा हेल्पफुल ट्रीटमेंट लेंगे तो 100% आपको हेल्पफुल मिलेगी ही मिलेगी। पेशेंट अपनी सिम्टम्स को क्योर कर लेगा, जिसकी वजह से पेशेंट को इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होएगी। उसके लिए हमने फिजियोथेरेपी भी करवानी है, मेडिसिन भी है, जो भी डोपामिन के लिए हमने डोपामिन रिसेप्टर लेने हैं, डोपामिन लेवल ताकि हमारा इंक्रीज करे, वो डोपामिन बनना शुरू हो जाए बॉडी में, जिसके जो ब्रेन की एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही है डोपामिन की वजह से वो ना होए। वो उसके लिए लीवोडोपा, कार्बिडोपा,
पैट्रिल वगैरह जो भी हम लेते हैं अपने डॉक्टर से सलाह करके, न्यूरोसर्जन से, न्यूरोलॉजिस्ट से एक बार हमने ले ली है। साथ ही हमने फिजियोथेरेपी इसकी कंटिन्यू करनी ही करनी है, क्योंकि फिजियोथेरेपी के बिना इसका इलाज संभव नहीं है। जो हेल्पफुल ट्रीटमेंट है वो नहीं हो पाएगा। फिजियोथेरेपी में हमने क्या करवाना है, जो भी हमें ट्रैमर आ रहे हैं जिसकी वजह से आ रहे हैं, जो भी हमने रिजिडिटी मसल है, मसल की रिजिडिटी को ओपन करना है, पूरे रिजिड मसल को पूरा स्ट्रेच रिलैक्स मूवमेंट देनी है हमने, पैसिव एक्टिव मूवमेंट। हमने डिफॉर्मिटी होने से बचाना है, कोई वैसे डिफॉर्मिटी ना बने। पेशेंट की जो है मोबाइल रखना है, पेशेंट को उठने बैठने में खड़े होने में दिक्कत ना आए, पेशेंट को इसी हिसाब से एक्टिविटी करवानी है। उसके लिए बहुत सारी मैट एक्टिविटी होती है, मूवमेंट एक्टिविटी होती है, स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथनिंग होती है। पेशेंट के जो ट्रैमर आ रहे हैं वेट बेरिंग एक्टिविटी करवानी है। जितनी वेट बेरिंग एक्टिविटी करवाएंगे उतना ही कम ट्रैमर होएगा। थैंक यू सो मच। आप हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमें वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।